ठीक है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है आपका ये लास्ट टॉपिक है इस इंडक्शन मोटर डिजाइनिंग का। इसमें अपन ऑलरेडी आउटपुट इक्वेशन, मेन डायमेंशंस, उसके ऊपर क्वेश्चंस, उसके बाद लास्ट एयर गैप डिजाइनिंग, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर मैं चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के बारे में बात की थी। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इंडक्शन मोटर डिजाइनिंग के अंदर, जिसके अंदर जो नो लोड करंट है उसका अपने को कैलकुलेशन करना है। तो अपना जो टॉपिक है वो है, या जो हेडिंग है वो है कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या नो लोड करंट का जो कैलकुलेशन है, दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या नो लोड करंट है, उसका अपने को मेजरमेंट या उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है डिजाइनिंग के टाइम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों होता है, इसको पहले समझने की जरूरत है। नो लोड क्यों होता है? देखो, नो लोड करंट है ना, जिसमें मैंने पहले भी फेजर डायग्राम से बताया है और आज मैंने वापस एक फेजर डायग्राम ये बनाया है यहाँ पे। तो जो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है बेसिकली वो मैग्नेटाइजिंग की करंट की वजह से आपका जो पावर फैक्टर है किसी भी इंडक्शन मशीन का वो डिसाइड होता है कि वो पावर फैक्टर अच्छा होगा या पुअर होगा या कैसा होगा। तो ये डिपेंडिंग पावर फैक्टर, जो डिपेंडिंग फैक्टर है वो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट के ऊपर है। और मैग्नेटाइजिंग करंट किसका कंपोनेंट है? आपका नो लोड करंट का कंपोनेंट है। अब देखो, इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर के अंदर पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसे नहीं है कि अपन इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। मैंने एक आपको आई थिंक लास्ट ईयर जब मशीन में पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने एक आपको कभी एग्जांपल दिया होगा, या आपके अभी इस सब्जेक्ट में भी है पावर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हो। शंट रिएक्टर हो गया आपका, इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जो नाम भूल गया मैं उसका एक्चुअली, जिसमें सिंक्रोनस मोटर बेसिकली पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेशन और अंडर एक्साइटेशन के लिए काम में आती है। और इसके अलावा शंट कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, शंट रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो ये पावर फैक्टर कंट्रोल के लिए मेथड यूज किए जाते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले बता रखा है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो पावर फैक्टर, अगर आप एक लेवल से नीचे जाओगे तो पावर फैक्टर चार्जेस वहाँ पे लगते हैं। तो पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मशीनों के, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम मशीनें हैं वो इंडक्शन मशीनें ही वर्क करती हैं वहाँ पे। अगर आप किसी बड़े प्लांट की बात करोगे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है वो चीज़, बड़े बड़े प्लांट है उसके अंदर जो 70 to 80% जो मशीनें होगी वो इंडक्शन मोटर ही होगी। तो इंडक्शन मोटर है, इसका मतलब उसका जो पावर फैक्टर है उसको भी जो मैन्युफैक्चरर, जो भी ओनर होगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि पावर फैक्टर एक इंपोर्टेंट टर्म है, और पावर फैक्टर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये मैंने पहले भी फेजर डायग्राम से बता चुका हूँ, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट की अगर वैल्यू बढ़ाई आपने, तो ये जो आई नोट करंट है ये डिस्टर्ब होगी, क्योंकि बेसिकली आई नोट करंट है वो फेजर समेशन आपका आई डब्ल्यू, दैट इज योर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, और आई डब्ल्यू है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है। यानी आई म्यू है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है आपकी आई नोट पर, या मैं बोल सकता हूँ कि आई नोट आपका डिपेंड कर रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट पे, कि मैग्नेटाइजिंग करंट कम या ज़्यादा होगी तो उससे आपका जो नो लोड करंट है वो भी आपकी इफेक्टेड होगी। इसलिए पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट को स्टडी करना जरूरी है। और मैग्नेटाइजिंग करंट की स्टडी करने से पहले अपने को नो लोड करंट की स्टडी करनी जरूरत है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटाइजिंग करंट के थ्रू ही आप नो लोड करंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए नो लोड करंट है उसकी कैलकुलेशन भी आपकी डिजाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो तो ये तो मैंने ब्रीफली आपको बताया कि अपन बेसिकली नो लोड करंट को कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। ये मतलब कि डिजाइन पैरामीटर के अंदर अपन नो लोड करंट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिजाइनिंग के अंदर क्यों काम में ले रहे हैं। तो ये तो मैंने एक इसका आपको एक ओवरव्यू बताया। अब इसकी अपने को कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आपको ये चीज़ पता है कि जो नो लोड करंट है वो अपन ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आपको पता है, और मशीन के अंदर भी आप पढ़े ही होंगे कि जो नो लोड करंट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट होते हैं, that particular current is used for setup of flux in the मशीन। यानी मशीन में जो फ्लक्स सेटअप का जो काम होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट का होता है। और दूसरा होता है आपका लॉस कंपोनेंट, लॉस कंपोनेंट जो कि आपके मशीन के अंदर लॉस प्रोवाइडेड करता है। इस पर्टिकुलर करंट से कौन से लॉसेज होंगे? आपके आयरन लॉसेज होंगे। और आयरन लॉसेज के दो पार्ट होते हैं आपके, एक हिस्टेरिसिस लॉसेज होता है और दूसरा आपका एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो अपने को ये दोनों करंट्स अपने को निकालनी है, और इन दोनों करंट का जो फेजर समेशन है आपको पता ही है कि जो आई नोट होता है दैट विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब आपका जो वॉट फुल कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है आपका आयरन लॉस के लिए, उसका स्क्वायर प्लस में आई म्यू, दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है। तो अपने को ये पहले पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए। अगर दोनों को अगर अपने को पता है तो अपन आई नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को 1/1 आई म्यू और आई डब्ल्यू का अपने कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले अपने मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल एक फेजर डायग्राम है जिसके अंदर ये वोल्टेज है आपका, और वोल्टेज के क्वाड्रेचर पे मतलब 90 डिग्री के ऊपर आपका करंट होती है या फ्लक्स होता है, और फ्लक्स की जो डायरेक्शन है या उसके इन फेज जो कंपोनेंट होता है वो मतलब नो लोड करंट का कौन सा कंपोनेंट इन फेज होता है, जो कि आपका आई म्यू दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, और उसके 90 डिग्री पे या वोल्टेज के जो फेज में होता है दैट इज योर आई डब्ल्यू। ओके, या वाटफुल कंपोनेंट या द कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयरन लॉस। ठीक है, तो अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग जो करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, इस मैग्नेटाइजिंग करंट के अंदर अगर आपने वो कैलकुलेशन करना है तो जो मैग्नेटिक सर्किट आपका बनेगा, मैग्नेटिक सर्किट बने क्यों, मैग्नेटाइजिंग करंट रेस्पॉन्सिबल आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। और फ्लक्स की जहाँ पे बात होती है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट की अपन बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही चीज़ करंट की होती है, तो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर वही चीज़ आपकी फ्लक्स की होती है। तो उसके अंदर अपने को अलग अलग चीज़ें स्टडी करनी है कि इसका मैग्नेटिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके। एक आपका एयर गैप होता है, दूसरा आपका स्टेटर के टीथ होते हैं, रोटर के टीथ होते हैं, स्टेटर का कोर होता है और रोटर की कोर होती है। स्टेटर की कोर होगा उसके ऊपर स्टेटर के टीथ होंगे, और रोटर की जो कोर होगी ऊपर उस पर रोटर के टीथ होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरीके से आपका ये कोर है जिसके अंदर ये आपका बाहर की तरफ में स्टेटर मान लेते हैं और अंदर की तरफ में ये आपका रोटर हो गया। तो इसमें भी यहाँ पे भी टीथ कुछ होंगे। कल मैंने डायग्राम बताया था आपका टीथ का, जब मैं जिगजैग कर्व जब पढ़ा रहा था, और आज भी एक डायग्राम आएगा उसका भी अंदर भी पता चल जाएगा। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अपने को क्या करना है कि मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करने के लिए अपने को मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये अपने को कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगर कैलकुलेट हो गया है, एमएमएफ कैलकुलेट हो गया है, और अगर सर्किट का अपने को रिलेक्टेंस पता है तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट का जो डिपेंडिंग होगी बेसिकली वो एमएमएफ पे डिपेंड होगी, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना है। क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, बेसिकली करंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ निकालना है हर एक चीज के लिए। इस एयर गैप के लिए निकालेंगे, स्टेटर के लिए निकालेंगे, रोटर टीथ के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये तीन ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जहां से अपने को एयर गैप या जो मैग्नेटोमोटिव से वो पता चलेगा। तो सबसे पहले अपन एयर गैप का है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एमएमएफ कैलकुलेट करते हैं। ये देखो थोड़ा सा सब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है थोड़ा सा मतलब रटाफिकेशन है इसके अंदर, मतलब रटने वाली थोड़ी चीज़ है, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखो क्या है कि एमएमएफ अपने को एयर गैप में कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि जब अपन कोई भी इंडक्शन मशीन का जब अपन एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज पता है कि एमएमएफ है उसकी वजह से आपका क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वोल्टेज आप अगर अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जब आप एमएमएफ अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि एमएमएफ को अगर आप साइनोसॉइडल मान के चलते हो, एमएमएफ को अगर साइनोसॉइडल मान के चलते हो कि जो एमएमएफ की जो वेव है वो मेरी साइनोसॉइडल, जैसे वोल्टेज की वेव साइनोसॉइडल अपन मानते हैं, करंट की वेव साइनोसॉइडल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली कभी भी ऐसा नहीं होता है। मतलब कभी भी अपने को प्योरली साइनोसॉइडल कभी भी नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई ना कोई हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये चीज़ आपने जो 301 है मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर पढ़ा भी होगा कि जब भी आप रेक्टिफायर अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो वेव आती है वो प्योरली साइनोसॉइडल नहीं आती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके क्या होते हैं, रिपल्स प्रेजेंट होते हैं। रिपल्स का मतलब हार्मोनिक जो कि अनवांटेड सिग्नल है वो अपने प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि एमएमएफ अगर मेरा प्योरली साइनोसॉइडल है तो जो मेरा फ्लक्स जनरेट होगा उस एमएमएफ की वजह से वो मेरा क्या होगा, फ्लैट टॉप्ड। फ्लैट टॉप का मतलब ये सर ने बताया भी आपका, फ्लैट टॉप का मतलब क्या है कि जो आपका फ्लक्स जनरेट होगा दैट विल इन काइंड ऑफ नेचर, इस टाइप का नेचर का वो आपका होगा। ये फ्लैट टॉप का मतलब ये जो टॉप है, मतलब एक्चुअली अगर साइनोसॉइडल अगर ये वेव होती तो साइनोसॉइडल में तो क्या होता, ये एकदम पीक ए से जाता है ये, लेकिन इसमें क्या हो गया कि आपका जो टॉप है वो फ्लैट हो गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप। कि है तो साइनोसॉइडल वेव ही बेसिकली है, मतलब साइनोसॉइडल का एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो टॉप है इसका
वो क्या है, फ्लैट है, तो दैट्स वाई इट इज कॉलिंग एज द फ्लैट टॉप्ड वेवफॉर्म। तो जब एमएमएफ अगर आपने साइनोसोडल माना है, तो जो फ्लैट टॉप्ड आपका फ्लक्स जनरेट होता है, अब फ्लैट टॉप अगर फ्लक्स जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या है कि अपन प्रॉपर तरीके से उस मशीन की एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो देखो, अगर इस फ्लैट टॉप फ्लक्स है, इसको अगर इसकी मीन वैल्यू अगर ली है, अगर इसकी मीन वैल्यू ली है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी, वो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी, उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। अगर मीन वैल्यू ली है, सॉरी, अगर मीन वैल्यू ली है इसकी, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। मैं एक्चुअली ये समझा रहा हूँ ये 60 डिग्री पे अपन ने क्यों लिया है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। और अगर पीक वैल्यू को लेकर अगर आप मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर कैलकुलेट करोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एमएमएफ अगर आपको कैलकुलेट करना है या मैग्नेटाइजिंग करंट कैलकुलेट करनी है, तो जब आपने मीन फ्लक्स का लिया है, तो उसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो मैक्सिमम, मतलब बहुत ज़्यादा मिल रही है। और जब आप पीक वैल्यू को लेके अगर कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू बहुत ही कम मिल रही है। तो ये दोनों ही कंडीशंस अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा भी नहीं हो, मैग्नेटाइजिंग करंट कम भी नहीं हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जब साइंटिस्ट मान लो या इंजीनियर्स ने जब इस चीज़ को एनालिसिस किया, तो उनको ये पता चला कि अगर मान लो ये मेरा इंडक्शन मशीन है और इसकी जो इंटरपोल एक्सिस है वो मान लो मेरी ये है। इंटरपोल एक्सिस मतलब दो पोल के बीच की जो एक्सिस होगी, दैट विल बी मेरी इंटरपोल एक्सिस। तो इंटरपोल एक्सिस के अगर 60 डिग्री पर जो फ्लक्स प्रेजेंट है, वो फ्लक्स मेरा एक्यूरेट रिजल्ट इसके अंदर दे देगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि न तो अपन मीन वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं, न उसकी मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। अपन क्या चलते हैं कि जो इंटरपोल एक्सिस है उसकी 60 डिग्री के ऊपर, उसके 60 डिग्री पे जो मेरे को फ्लक्स मिलेगा या फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, वो ही उसी के बेसिस पे मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो एमएमएफ अगर अपन को एयर गैप में कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेट करूंगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो अभी मैंने चीज़ आपको बताई है उसको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने तो ये रेफरेंस के लिए बता दिया कि अपन फ्लक्स डेंसिटी 60 डिग्री फ्रॉम इंटरपोल एक्सिस क्यों ले रहे हैं। उसका मैंने रीजन बताया कि फ्लक्स डेंसिटी 860 डिग्री फ्रॉम इंटरपोल एक्सिस क्यों ले रहे हैं। तो अपन अब कैलकुलेट करते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 60 डिग्री फ्रॉम इंटरपोल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन आती है, मतलब जो कैलकुलेशन आती है वो आती है BG60। BG60 का मतलब क्या है, बी बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी है, ये है एयर गैप। जी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एयर गैप 860 डिग्री, 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 डिग्री को। तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.36 इंटू बी एवरेज। यानी जो एवरेज वैल्यू जो आएगी, एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो कि आपका फ्लक्स है दैट इज 5 = 5m sin ऑफ ओमेगा टी। तो आपका फ्लक्स डेंसिटी होगा दैट विल बी B = BM sin ऑफ ओमेगा टी। और उसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो 1/t, जीरो से अब टाइम पीरियड, और आपका BM sin ऑफ ओमेगा टी, उससे जो कैलकुलेट आएगी, कैलकुलेशन के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो आई थिंक BM/पाई, शायद मेरे हिसाब से ये मिलेगी आपको बाई BM/पाई। तो इसको आप 1.36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी BG60, मतलब एयर गैप के 60 डिग्री के ऊपर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो आपकी आ गई। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको BG60 पता चल गया है और एयर गैप का अगर आपको एमएमएफ निकालना है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सारी सारी चीज़ें एनालिटिक की हुई है, मतलब रिसर्च के बाद में ये सब कैलकुलेट हुई है और उसके बाद फॉर्मूलेज दिए गए। तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू BG60 इंटू KG इंटू IG। LG है, सॉरी IG नहीं है, सॉरी LG है ये, LG करेक्ट कर लेना, ये IG नहीं है। तो इसके अंदर जो एम्पियर टन्स इन गैप आएगा, मतलब एमएमएफ इन एम्पियर टन्स क्या होता है, एमएमएफ इन आई इंटू एन। तो इसका जो यूनिट होगी दैट विल बी एम्पियर इंटू टन्स। तो एम्पियर टन जो एयर गैप में मिल रहे हैं वो है 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू BG60 KG इंटू IG, जहाँ पे ये तो आपकी सारी वैल्यू है। BG60 क्या है आपकी, BG60 है ये वाली वैल्यू, BG60 है ये वाली वैल्यू। और KG क्या है आपका, गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। BG क्या है आपका, गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। और लास्ट में है आपका एयर गैप लेंथ, दैट इज LG, एयर गैप लेंथ। ओके। तो एमएमएफ अगर एयर गैप में आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एमएमएफ कैलकुलेट करो एयर गैप के अंदर, तो वो आपको बी एवरेज देगा।
वो आपको बी एवरेज देगा कि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है आपकी, और उसका 1.36 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द बी जी 60 की 60 डिग्री पर अब आपका एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कितनी है। देन 8 इंटू 10⁵ टू मल्टीप्लाई कर दो, के जी वो दे देगा, गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर दे देगा, और आई एल जी है, सॉरी वापस मैं वापस करेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज एल जी, दैट इज एयर गैप लेंथ। तो इस तरीके से आप एम एम एफ कैलकुलेट कर सकते हो एयर गैप का, ठीक है। उसके बाद में अपने ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपने को एयर गैप कैलकुलेट करना है। एक तो अपने एयर गैप पे कैलकुलेट कर लिया एम एम एफ, अब अपने स्टेटर टीथ के ऊपर करेंगे, देन रोटर टीथ पे करेंगे। फिर उसके बाद में अपन मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ साथ अपन कोर लॉस कंपोनेंट मतलब आई डब्ल्यू भी निकालेंगे, और देन नो लोड करंट की बात करेंगे। तो आज ये कंप्लीट लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा, तो अभी अपन स्टेटर टीथ हैं उसका एक बार और देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा अच्छा खासा लंबा है। तो देखो एम एम एफ फॉर स्टेटर टीथ अगर कैलकुलेट करना है, कि एम एम एफ फॉर स्टेटर टीथ अगर कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। तो इसमें क्या है कि एम एम एफ फॉर टीथ इज फाउंड आउट बाई फाइंडिंग फ्लक्स डेंसिटी एट ए सेक्शन 1/3 हाइट ऑफ टीथ फ्रॉम द नैरो एंड। इसका मतलब क्या है कि एम एम एफ जो टीथ है, देखो ये तो देखो ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये तो मेरा है स्लॉट जहां पे मेरा कंडक्टर प्रेजेंट होगा, ये तो मेरा क्या है स्लॉट है, ठीक है। और ये मेरा क्या है बेसिकली एक तरीके से पोल मान सकता हूं मैं, या इसका टीथ मान सकता हूँ, स्टेटर का टीथ है। देन यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर आएगा, और ये मेरा टीथ है। तो अब आपको पता है कि जो इसकी जो डिजाइनिंग है या इसकी जो डायग्राम बना रखा है वो कुछ इस टाइप से बना रखा है। तो इस अगर मान लो कि ये जो फ्लेक्स, अगर मान लो कि इसी स्टेटर का अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती, मतलब प्योरली अगर रेक्टेंगुलर होता, तो मैं ये बोल सकता था कि इस कंप्लीट स्टेटर टीथ से जो फ्लक्स निकलेगा या जो एमएमएफ निकलेगा दैट विल बी यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज यूनिफॉर्म। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि प्योरली ये रेक्टेंगुलर है। या फिर अगर प्योरली रेक्टेंगल नहीं हो, मान लो प्योरली आपका स्क्वायर हो, तो भी एक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा या जो एमएमएफ निकलेगा दैट विल आल्सो द सिमेट्रिकल बिकॉज इट्स डिजाइनिंग इज, या इसका जो शेप है दैट इज सिमेट्रिकल। बट इस केस के अंदर ये आपका ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नेरो एंड है, मतलब जो नीचे वाला एंड है वहां पे थोड़ा सा क्या है नेरो है, मतलब थोड़ा सकड़ा है, और जो ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें जो है उसकी जो गैप है दैट विल इंक्रीज, यानी नेरो से ये क्या हो जाएगा थोड़ा वाइड होता जाएगा। यहाँ पे ये आपका चौड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्ट्रक्चर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल ऑल्सो नॉट द सिमेट्रिकल फ्लक्स और सिमेट्रिकल एमएमएफ। तो अपन ये मान के चलते हैं कि अब ये तो मतलब है नहीं कि अपन हर एक पॉइंट के ऊपर एमएमएफ या फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो बॉटम एंड के ऊपर, इसके जो बॉटम एंड है यानी जो इसका नीचे वाला एंड है, उससे इसकी जो कंप्लीट हाइट अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो इसकी जो x/3 लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स या दैट एमएमएफ में एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ मान के चलूंगा कि उसकी वजह से जो ओवरऑल फ्लक्स है वो इतना मेरा निकल के आ रहा है, ये मान के चल देता हूं मैं। तो मेरे को अब क्या कैलकुलेट करना है कि जो स्टेटर टीथ है उस स्टेटर टीथ का 1/3 पोर्शन, कहाँ से नीचे से 1/3 यानी जो नेरो एंड है या नेरो एंड है उससे 1/3 पोजीशन के ऊपर मेरे को इसका एमएमएफ कैलकुलेट करना है। तो अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एमएमएफ फॉर टीथ यानी जो एमएम स्टेटर का जो टीथ है उस पर जो एमएमएफ होगा उसको अपन फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग फ्लक्स डेंसिटी। कि फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एट द सेक्शन 1/3 हाइट ऑफ टीथ फ्रॉम द नैरो एंड, मतलब जो बॉटम है उससे 1/3 हाइट के ऊपर अपने को फ्लक्स डेंसिटी या उस फ्लक्स डेंसिटी से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एमएमएफ वी हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा देखो ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब एक तरीके से तो मैं बोलाऊंगी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये थोड़ा समझने में थोड़ा इजी नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि इस टीथ के या बॉटम एंड है इसके ऊपर से यानी 1/3 सेक्शन के ऊपर मेरे को फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लक्स डेंसिटी एट 1/3 हाइट ऑफ टीथ फ्रॉम द नेरो एंड, मतलब जो नेरो एंड है उससे 1/3 हाइट के ऊपर मेरी फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें ये बी टी एस 1/3 क्या लिखा हुआ है कि फ्लक्स डेंसिटी टी एस का मतलब है स्टेटर टूथ और 1/3 का मतलब है 1/3 हाइट के ऊपर। इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 5m डिवाइड बाई एस आर इंटू एल आई इंटू डब्ल्यू टी एस 1/3 अपॉन पी। इसका सबका नोमेनक्लेचर मैंने नीचे लिख रखा है,
जिसके अंदर बी एस 1/3 क्या है, फ्लक्स डेंसिटी एट 1/3 पोजिशन फ्रॉम बॉटम एंड। ये जरूर लिखने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फ्रॉम बॉटम एंड लिख देना, नहीं तो आप ये समझ में नहीं आएगा कि ये बॉटम एंड या नेरो एंड लिख देना, ठीक। तो कि नेरो एंड से हम बात कर रहे हैं। इसमें से फाई एम क्या है आपका, ऑब्वियसली आपको ध्यान है कि दैट इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। फिर एस आर क्या है, एस आर है स्लोट्स पर पोल, स्लोट्स पर पोल, टोटल 36 स्लोट मान लो, पोल अगर आपके 4 हैं तो 36/4 यानी 9 आपकी क्या आ जाएगी, एस आर की वैल्यू आ जाएगी। एल आई क्या है, नेट आयरन लेंथ, नेट आयरन लेंथ आपकी कितनी है। और डब्ल्यू एस 1/t क्या है, विड्थ ऑफ टूथ एट 1/3 हाइट फ्रॉम द नेरो एंड। इसका मतलब क्या है, देखो कि ये तो देखो डब्ल्यू एस एस क्या है, ये देखो अगर मैं इस टीथ की बात करूं, इस पर्टिकुलर टीथ की बात करूं, इस पर्टिकुलर टीथ की बात करूं, क्योंकि तो ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये तो ये मेरी इस डब्ल्यू एस जो मैंने लिख रखी है, ये मेरी है कि जो स्टेटर है इसकी पूरी विड्थ है, ये पूरी विड्थ क्या है, मेरी स्टेटर की विड्थ है। लेकिन अगर मैं 1/3 पे अगर बात करूं तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ डब्ल्यू एस एस के बराबर नहीं है, डब्ल्यू एस एस से कम है। तो 1/3 पोजिशन पे अगर मैं इसको डब्ल्यू एस एस 1/3 मान लेता हूँ, तो डब्ल्यू एस 1/3 क्या है, डब्ल्यू एस एस 1/3 क्या है कि 1/3 सेक्शन के ऊपर मेरी ये डिस्टेंस या विड्थ कितनी है या लेंथ कितनी है, ये मेरी क्या है, डब्ल्यू एस एस 1/3। और डब्ल्यू एस एस क्या है, मेरी स्टेटर की पूरी विड्थ क्या है कि एक स्टेटर है उसकी विड्थ मेरी कितनी है। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर अपने क्या यूज किया है, डब्ल्यू टी एस या डब्ल्यू एस एस, डब्ल्यू टी एस मैंने मान लिया, डब्ल्यू टी एस का मतलब क्या होगा कि स्टेटर टीथ एट द 1/3 सेक्शन। तो width of tooth at 1/3 हाइट फ्रॉम द नेरो एंड, नेरो एंड से 1/3 पोजीशन के ऊपर जो हाइट है उसके ऊपर आपकी विड्थ कितनी है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी एट द हाइट ऑफ 1/3 सेक्शन फ्रॉम द नेरो एंड। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई एम डिवाइड बाई एस आर इंटू एल आई इंटू डब्ल्यू टी एस 1/3 अपॉन पी। पी क्या है, आपके नंबर ऑफ पोल है। तो इस कैलकुलेशन को यूज करते हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो एम एम एफ, तो फ्लक्स डेंसिटी अपनी कैलकुलेट होगी। अब अपने को कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स एमएमएफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ। एमएमएफ फॉर एयर गैप तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ। तो स्टेटर टीथ में अपने को फ्लक्स डेंसिटी मिल गई है। अब अपने को ये जो डब्ल्यू टी एस 1/3 है, इसको कैलकुलेशन अपने को करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि डब्ल्यू टी एस 1/3 का मतलब क्या है कि जो स्टेटेड टूथ है उसकी 1/3 सेक्शन फ्रॉम नैरो एंड से उसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी प्लस 2 इंटू डी एस एस बाई 3 अपॉन एस आर, माइनस है ये, दिस इज माइनस इंटू माइनस डब्ल्यू एस एस, जहाँ पे डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ स्टेटर कोर, कि डायमीटर कितना है स्टेटर का, और डी एस एस क्या है मेरी डेप्थ ऑफ स्टेटर टूथ। देखो एक है विड्थ, एक है डेप्थ, तो देखो ये तो थी विड्थ, दिस इज योर विड्थ, ये तो आपकी डब्ल्यू एस एस है, ये तो आपकी क्या है विड्थ है, लेकिन डेप्थ क्या होगी, ये वाली क्या होगी आपकी डेप्थ होगी, दिस इज योर डेप्थ। ओके, तो इसको मैंने डी एस एस दे दिया, डेप्थ कितनी होगी ये मेरी, डी एस एस मेरी क्या होगी, ये डेप्थ होगी। तो फॉर्मूले में अपन ने क्या पुट किया है कि डब्ल्यू एस टी 1/3 दैट इज इक्वल टू पाई डी क्या आपका डायमीटर है प्लस 2 इंटू डी एस एस यानी डिप पूरा स्टेटर की डेप्थ कितनी है अपॉन 3 डिवाइड बाई एस आर, एस आर आपको पता है स्लॉट पर पोल, माइनस दिस इज डब्ल्यू एस एस, डब्ल्यू एम मतलब विड्थ ऑफ स्टेटर, इसको माइनस करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये डब्ल्यू टी एस 1/3 आपको मिल जाएगा। ओके, ये मेरे नोमेनक्लेचर डी है डायमीटर है, डी एस एस है डेप्थ है, डब्ल्यू एस एस विड्थ है, विड्थ ऑफ स्टेटर टूथ। और उसके बाद में अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ एम एम इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द बी टी एस टी, जैसे कि यहाँ पे भी देखो अपना ये अपने कैलकुलेशन किया था, तो इसके अंदर जो अपने एम एम एफ कैलकुलेट किया है, तो इसके अंदर ये एम एम एफ है, ये एयर गैप का जो फ्लक्स डेंसिटी है जो 60 डिग्री पर है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरीके से जो आपका ये फ्लक्स होगा, कौन सा एम एम एफ होगा, सॉरी ये कौन सा एम एम एफ जो कि अपन स्टेटर टीथ के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द बी टी एस 60 के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन अपन अब यहाँ पे कहाँ किसकी बात करें, अपन एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे अपन ने बात की थी कि एयर गैप के अंदर जो फ्लक्स था वो आपका एवरेज फ्लक्स था, इसलिए अपन ने क्या किया था यहाँ पे 1.36 इंटू बी एवरेज कर दिया था, बी जी 60। लेकिन यहाँ पे अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन 1/3 पोजीशन पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टेटर टूथ है
उसके 60 डिग्री के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो होगा 1.36 इंटू बी टी एस 1/3, यानी स्टेटेड ट्रूथ के 1/3 के ऊपर आपका एवरेज फ्लक्स कितना है उसको 1/36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बी टी एस 36 मिल जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो ए टी एस मतलब जो एम्पियर टर्न्स आपके स्टेटेड ट्रूथ के अंदर जो मिलेंगे या एम एम एफ जो मिलेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल टी टी एस इंटू डी एस एस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने एक चीज पहले पढ़ी होगी बी एच कर्व। बी एच कर्व कैसा बनता है आपका, कुछ इस तरीके से बी एच कर्व बनता है। ये कुछ आपका बी एच कर्व बन गया, ठीक है। आई थिंक थोड़ा ठीक नहीं बना है। तो इसमें ये क्या होता है आपका बी होता है, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच। या बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फ्लक्स, और इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं करंट आई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है नॉट डेंसिटी, और ये आपकी फील्ड डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। तो इसका जो एरिया है इसको आप बी एच कर्व से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका एरिया क्या है। तो ये जो ए टी एस है, ये ए टी एस क्या चीज है कि जब आप अगर आपका बी टी एस 60 अगर आपने फ्लक्स लिया है, फ्लक्स बी टी एस 6 फ्लक्स डेंसिटी लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने कोई अगर बी एच कर्व बनाया है, अगर कोई बी एच कर्व बनाया है तो उस बी एच कर्व कौन से करस्पॉन्डिंग बी टी एस 60 के करस्पॉन्डिंग, यानी बी टी एस 60 को यूज करते हुए या फ्लक्स डेंसिटी ये यूज करते हुए, क्योंकि बी एच कर्व है तो बी एच कर्व के अंदर ये फ्लक्स डेंसिटी होगी, तो ये फ्लक्स कौन सा होगा आपका बी टी एस 60 वाला फ्लक्स है। 60 डिग्री के ऊपर जो फ्लक्स है या फ्लक्स डेंसिटी है उसके ऊपर कितना आपका फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जब आप ये बी एच कर्व डिजाइन करोगे तो इसका जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा आपका ए टी टी एस। वो क्या होगा आपका ए टी टी एस, ये जो एरिया होगा। तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि देखो आपने बी टी एस 60 निकाल लिया, बी टी एस 60 निकालने के बाद आपने क्या किया बी एच कर्व ड्रॉ किया, और बी एच कर्व ड्रॉ करने के बाद में जो इसका जो एरिया मिला वो मेरे को ये मिल गया, और डी एस एस क्या है मेरी डेप्थ ऑफ स्टेटर, स्टेटर जो आपका है उसकी क्या है डेप्थ है, ये अभी अपने बात की थी। तो वेयर ATS क्या है, कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द बी एच कर्व करस्पॉन्डिंग टू BTS। ये ए क्या है आपका एरिया है, बेसिकली दिस इज योर एरिया, ये एरिया है, और ये आपका क्या है स्टेटर की स्लोट है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं एमएमएफ किसका, स्टेटर के टिथ का। तो आज देखो वैसे भी एक थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा भारी चैप्टर है ये मैं मानता हूँ, इसलिए ही मैं क्या कर रहा हूँ